इंडियन ओशन रीजन में चाइना की तरफ से भी अंडर वाटर ड्रोन या ग्लाइड व्हीकल्स को तैनात किया जा रहा है, जो कि आगे चल के चाइना को इंडियन सबमरीन की मूवमेंट के बारे में जानकारी दे सकता है। भारत की तरफ से भी हमारी तीनों सर्विस के चीफ्स को दिए गए फाइनेंशियल पावर के अंदर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने तक एक्सटेंड करने का प्लान किया गया है। डीआरडीओ की जॉइंट वेंचर प्रोडक्टिव कार्बाइन अभी किस वजह से भारत के लिए गेम चेंजिंग हथियार बनने जा रहा है, और बेल्जियम की तरफ से अभी किस वजह से भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लिए अपनी स्कारल राइफल्स को सप्लाई करने से इनकार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की सीक्रेट डाटा को लीक करते हुए अभी 3 लोगों को पंजाब में अरेस्ट किया गया, जिनका पाकिस्तान की आईएसआई के साथ सीधा लिंक होने का संदेह किया गया है। और अंत में पाकिस्तान की JF-17 की नई वेरिएंट भारत की तेजस MK1 से किस वजह से बेहतर होने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन ओशन रीजन और चाइना को लेके है। फोर्ब्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में अपनी सी विंग अंडर वाटर ड्रोन या एक तरीके की ग्लाइडर्स को डिप्लॉय किया गया है, जो कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं और इसको नेवल इंटेलिजेंस या ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके की सिस्टम को 2016 में चाइना की तरफ से सीज किया गया था, जिनको यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वहां पर डिप्लॉय किया गया था। अब अभी ऐसे रिपोर्ट भी सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में काफी बड़ी मात्रा में इनको डिप्लॉय करने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में ऐसे 14 अंडर वाटर व्हीकल को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इनमें से बस 12 ही सही तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। अब इनकी एक खासियत ये है कि इनमें किसी भी तरह के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता और एक ग्लाइडर होने की वजह से इनकी विंग्स को भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है और ये काफी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतने फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते और तेजी के साथ इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि हालांकि इनको चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइना इनको नेवल इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगला अपडेट इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारी तीनों सर्विस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी हथियार को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है। सबसे पहले जब भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा था, तो उसी दौरान भारत की तरफ से हमारे तीनों सर्विस को अपने हिसाब से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया गया था और अभी उसी पावर को और 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। अब अभी भी चाइना के साथ हमारा तनाव कम नहीं हो रहा और ऊपर से पाकिस्तान के साथ LOC में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला किया जा रहा है। और इसमें अभी हमारे ट्राई सर्विस की तरफ जो भी इक्विपमेंट को खरीदा जाएगा, ये पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे चल के क्या खरीदना चाहते हैं, जिसमें वो चाहे तो इंडियन सिस्टम को खरीद सकते हैं या फिर फॉरेन इक्विपमेंट को वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जब पहले ही इमरजेंसी पावर ग्रांट किया गया था, तब से अभी तक हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से $2 बिलियन से भी ज्यादा की खरीदारी किया जा चुका है। पहले गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी के लिए 10 दिन की एक इंटेंस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी हथियारों को सफिशिएंट मात्रा में स्टोर करके रखने के लिए कहा जा रहा था और तब इसको 10I कहा जाता था, लेकिन अभी इसको 15 दिन तक इंक्रीज करने का फैसला किया गया और अभी इसे टेक्निकली 15I कहा जा सकता है। पहले हमारी ट्राई सर्विस के चीफ के जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया गया था, उसके अंदर वो 100 करोड़ के आसपास के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकते थे, लेकिन अभी इसको 500 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया है। और हाल ही में हमारे ट्राई सर्विस की तरफ से 300 करोड़ तक की खरीदारी की गई थी, जिसमें एमुनिशन, स्पेयर पार्ट, मिसाइल जैसे और भी कई तरह के जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए जॉइंट वेंचर प्रोडक्टिव कार्बाइन को लेकर, जिसकी सभी ट्रायल हाल ही में ही कंप्लीट किया जा चुका है और इसको अभी काफी बड़ी मात्रा में आर्मी की कार्बाइन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी बस 500 यूनिट को ही आर्मी में शामिल किया जाएगा और कारगिल के साथ जो 94,000 के आसपास कार्बाइन की डील होने वाली थी, उसको लेकर अभी बातचीत किया जा रहा है। अब इसकी सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद ये भारत के लिए अच्छी खबर क्यों होने वाली है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे इंडिजिनस सिस्टम है, जिस वजह से हम इसके साथ अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इम्पोर्टेड कार्बाइन से हमें काफी सस्ते भी पड़ने वाले। और अभी तक हमारे पास एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की ना होने की वजह से हमें इस कैटेगरी के वेपन को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और हाल ही में जब हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लिए स्मॉल आर्म्स को खरीदने के लिए बेल्जियम के FN हॉस्टल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के कुछ दिन बाद इसको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। अब इसकी एग्जैक्ट वजह क्या थी ये तो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है
इसके पीछे चाइना की तरफ से कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इस डील के अंदर हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों के लिए P90 पर्सनल डिफेंस इक्विपमेंट और स्कैरल राइफल की 2 वेरिएंट को खरीदने का प्लान किया गया था। अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात करें तो ये चाइना के साथ हुई तनाव के दौरान काफी फेमस हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने 30 और 31 अगस्त को लद्दाख के स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से हम अभी अच्छी तरीके से चाइना के साथ नेगोशिएट कर पा रहे हैं। ऐसे में उनको बेहतर हथियारों से इक्विप करने के लिए FN के साथ 70 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, लेकिन अभी FN की तरफ से इनको भारत को सप्लाई करने के लिए इनकार किया जा रहा है, तो दोबारा अभी भारत को नए वेपन्स की तलाश करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर हमारे पास खुद के वेपन सिस्टम मौजूद होता तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता। वैसे अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन को NSG और हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है, और अलग अलग तरह के स्टेट पुलिस की तरफ से भी इसको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के इंडियन आर्मी भी इसको शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3 लोगों को अभी इंडियन एयरफोर्स की सीक्रेट डाटा को लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। लुधियाना पुलिस की तरफ से अरेस्ट किए गए इन 3 सस्पेक्ट्स को इंडियन एयरफोर्स की सीक्रेट लोकेशन की इमेजेस को पाकिस्तान के ISI के एजेंट के साथ शेयर करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर अभी IPC ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी का चार्ज लगाया गया है। इसको लेकर अभी FIR को सुधार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि अरेस्ट किए गए इन तीनों लोगों को अभी प्रो खालिस्तान आउटफिट में पाया गया था, और ये लगातार अभी ISI एजेंट के साथ टच में मौजूद थे और हथियारों को स्मगलिंग करने के लिए ISI के साथ बातचीत कर रहे थे। इन तीनों सस्पेक्ट्स में से एक का नाम रामदास सिंह है, जो कि ओरिजिनली तोसा विलेज का रहने वाला है, और कुछ दिन कुवैत में काम करने के बाद अभी ये वापस आके हनवारा एयरबेस में डीजल मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन इसके साथ पकड़े गए सुकिरन सिंह और सबीर अली प्रो खालिस्तान एक्टिविटी के साथ जुड़े होने के सबूत तो पाया गया है, लेकिन इनका सीधे ISI के साथ कोई लिंक है ऐसा अभी तक पाया नहीं गया है। लेकिन रामदास सिंह का ISI के साथ कांटेक्ट में रहने का ठोस सबूत पाया गया है। इसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच है और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के तौर पर एयरवेज में पिछले 1 साल से काम कर रहा था। लेकिन अभी ये इस एयरवेज के कुछ प्रोहिबिटेड एरिया की इमेजेस को लेके ISI के साथ शेयर करता हुआ पाया गया था। इसके अलावा सुकिरन सिंह, जो कि पहले मर्डर केस में जेल भी जा चुका है, इसका भी ISI के साथ लिंक होने का संदेह किया जा रहा है, और ऐसा संदेह किया जा रहा है कि ISI के साथ मिलकर अभी पंजाब में सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अब हालांकि ये पकड़े जा चुके हैं, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये पता लग जाएगा, और इनके जैसे और भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि इसी देश में रहकर ही इसी देश के साथ गद्दारी करते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली JF-17 ब्लॉक 2 कैटेगरी की ट्विन सीटर वेरिएंट को अभी अपनी एयरफोर्स में शामिल किया गया है। अभी ऐसे 14 एयरक्राफ्ट को वेडनेसडे को पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल करने के साथ साथ JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट की प्रोडक्शन को भी अप्रूव किया गया है। अब JF-17 के जो ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाले, इनको मेनली पाकिस्तान की तरफ से पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की रफाइल को काउंटर करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से वो अभी जल्दी से जल्दी अपनी JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल करना चाहते हैं, जो कि एक ऐसा रडार के साथ आने वाला और इसमें PL-15 जैसे मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के मुताबिक ये इंडियन एयरफोर्स के रफेल की बराबरी का फाइटर होने वाला है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे तर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको JF-17 के बारे में पहले से अच्छी तरीके से पता है, लेकिन हमें यहाँ पर हमारी तेजस MK-1 और MK-2 की प्रोडक्शन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि रफेल को हेड टू हेड JF-17 के साथ कंपेयर करेंगे तो पिलेट को बुलेट के साथ कंपेयर करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक बात यह है कि चाहे वो जैसी भी हो, वो जल्दी से इनकी प्रोडक्शन को शुरू कर पा रहे हैं। भले ये सब चाइना में बन के आते हैं और बस पाकिस्तान में इनको पेंट किया जाता है, और वो बात भी अलग है कि जो पेंट होता है वो भी चाइना में बनाया जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारी तेजस की प्रोडक्शन रेट अभी काफी धीमा पड़ने के साथ साथ तेजस MK-1 और MK-2 की प्रोडक्शन अभी शुरू होने में काफी वक्त लगने वाला है। अब अगर JF-17 PL-15 मिसाइल और AESA रडार के साथ आने लगता है तो ये वर्तमान की तेजस MK-1 से काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि करंट सिचुएशन में तेजस MK-1 में लॉन्गर रेंज की VVR मिसाइल को कैरी नहीं किया जा सकता है, और इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक JF-17 के लिए तेजस मेन कम्पिटिटर होना चाहिए, क्योंकि फाइट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजस को एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने के लिए JF-17 के साथ कंपटीशन करना पड़ सकता है। अगला अपडेट DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से जॉइंटली अभी सयाक NG एयर ड्रॉपेबल कंटेनर को टेस्टिंग की गई थी। वेडनेसडे को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इनको इंडियन नेवी की IL-38 एयरक्राफ्ट से गोवा तट के आसपास टेस्ट किया गया था। सहायक NG कंटेनर की बात करें तो एक तरीके की हेवी ड्यूटी कंटेनर है, जिसे किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जा सकता है, और इसमें 50 kg के आसपास के लोड को कैरी किया जा सकता है।
ये जीपीएस गाइडेड है, जिस वजह से इसको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली और इनको आगे चल के डीप सी के अंदर क्रिटिकल लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए या फिर डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अभी डीआरडीओ एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अवंतिल की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। अभी जब नेवी की किसी शिप्स को कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ती है तो कई बार ऐसा होता है जिनको वापस लौट के बेस में आना पड़ता है, जबकि इन कंटेनर की मदद से सीधे इनको किसी कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से हमारे शिप्स के करीब एयर ड्रॉप किया जा सकता है, जिसके बाद इनको ज्यादा समय तक सी में डिप्लॉय करके रखा जा सकता है। इसी के साथ एक और अपडेट भी डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। इन ब्रिजेस को एलएनटी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था और ऐसे 3 ब्रिजेस को अभी फॉर्मली इंडियन आर्मी में शामिल किया जा चुका है। ऐसे कॉम्पैक्ट सिस्टम आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में या फिर कहीं पर भी मौजूद गैप्स को तुरंत ही भरने के लिए काम आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर इंडियन आर्मी कहीं पर मूवमेंट कर रही है लेकिन अचानक से रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है या फिर रास्ता बीच से टूट जाता है, जिसको पार करके इंडियन आर्मी के ट्रक्स आगे नहीं जा सकते। ऐसे में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उस रास्ते को ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद जाके इंडियन आर्मी मूवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ब्रिज मौजूद है तो इनकी मदद से बस कुछ ही मिनटों के अंदर ही ऐसे रास्ते को ठीक करके उसके बाद इंडियन आर्मी अपनी मूवमेंट जारी रख सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।